हेलो क्लास 9। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन, दैट इज़ फ्रांसीसी क्रांति, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है और यह क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का। तो हम लोग देखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो फ्रांसीसी क्रांति में हम लोग देखते हैं कि फ्रांस एक ऐसा देश है जो यूरोपियन कंटिनेंट में लोकेटेड है। वहीं क्रांति का मतलब क्या होता है, जब वर्तमान समय में चल रहे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था से लोग नाखुश होते हैं तो वो सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। और कई बार यह देखने को मिला है कि यह प्रदर्शन हिंसक हो जाता है, जिसके कारण सत्ता में परिवर्तन आता है और लोग जिस प्रकार का शासन व्यवस्था चाहते हैं वहाँ लागू करते हैं। फ्रांस का क्रांति भी ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पर जो आप क्रांति देखते हैं, यह क्रांति फ्रांस में राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल का दौर था, जो 1789 से 1799 तक चला। मतलब यहाँ आपको यह क्लियर होना चाहिए कि 14 जुलाई 1789 जो है वो बिगिनिंग है एक प्रकार का, और लगभग 10 साल का समय लगता है जब यह पूरा जो मोटो होता है वहाँ के लोगों का वो फुलफ़िल होने में। तो ये हम लोग क्रांति के बारे में देख रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं, तो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि फ्रांसीसी क्रांति है क्या एक्चुअली में। तो यह राजतंत्र से गणतंत्र में परिवर्तित होने का एक दौर था, जिस दौर में मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से रिपब्लिकन स्टेट में कन्वर्ट होता है फ्रांस। तो क्या यह डायरेक्टली होता है? तो नहीं, डायरेक्टली तो नहीं होता है। इसमें भी सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं जो आपको देखने को मिलेगा। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 14 जुलाई 1789 के बारे में कि इस दिन क्या घटना घटित होता है। साथ ही साथ हम लोग यह भी देखेंगे कि वैसा क्या परिस्थिति था जो लोग अपने राजा के खिलाफ विरोध करते हैं। तो हम लोग 14 जुलाई 1789 से पहले जाने का प्रयास करेंगे और जाकर देखेंगे कि 14 जुलाई 1789 से क्या सिचुएशन था वहाँ, कहाँ, फ्रांस में। तो हम लोग 14 जुलाई 1789 से पहले जाने का प्रयास करेंगे और जाएंगे भी और देखेंगे भी कि क्या क्या परिस्थिति वहाँ होता है। वहीं जब 14 जुलाई 1789 का घटना घट जाता है तो उसके बाद फ्रांस में क्या स्थिति उत्पन्न होता है, मीन्स इसका क्या परिणाम होता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो हम इसके बाद के भी घटनाक्रम को समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम इसी दौर में देखेंगे कि संविधान का निर्माण होता है वहाँ, जो कि 1791 में होता है। तो हम इस प्रोसेस को भी समझने का प्रयास करेंगे। तब हम देखेंगे कि किस प्रकार से फ्रांस में जो राजनीतिक व्यवस्था है वह राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र में परिवर्तित होता है। क्योंकि हम लोग पहले देखे हैं कि राजतंत्र से गणतंत्र में डायरेक्टली नहीं कन्वर्ट होता है, पहले राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र में परिवर्तित होता है वहाँ का राजनीतिक व्यवस्था, फिर संवैधानिक राजतंत्र से गणतंत्र जाता है। इसी बीच में हम एक और कड़ी को समझेंगे जिसे हम लोग रेन ऑफ टेरर कहते हैं, मीन्स खौफ का दौर कहते हैं। रॉबस्पियर का वहाँ पे हम रोल पढ़ेंगे जो 1 साल के लिए होता है। और लास्ट में हम लोग महिलाओं की स्थिति को समझेंगे और दास प्रथा के बारे में डिस्कस करेंगे कि महिलाओं का क्या स्थिति होता है, सामाजिक स्थिति क्या है उनका, समाज में उनका क्या स्थान है, क्या उनकी भूमिका होती है इस क्रांति में। और लास्ट में नेपोलियन की एंट्री होती है। तो हम लोग देखेंगे कि नेपोलियन की एंट्री किस प्रकार से होती है, वहाँ पर क्या बदलाव आता है। रेस्ट नेपोलियन के बारे में हम लोगों को क्लास 10th में पढ़ना है, जो कि हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं फ्रांसीसी क्रांति। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये टॉपिक आपका क्लियर होने वाला है। तो हम लोग देखते हैं कि 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था और सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह यह थी कि सेना को नागरिकों पर गोली चलाने का आदेश दिया जाने वाला है। तो ये काफ़ी था लोगों को उकसाने के लिए, और इसका नतीजा यह होता है कि लगभग 7,000 मर्द और औरतें मिल करके क्या करते हैं, घेराव कर देते हैं। किस चीज़ का? तो राजा के सामने वो खड़े हो जाते हैं और टाउन हॉल के चारों तरफ घेराव करते हैं। अब आगे इसी घटना में आप क्या देखेंगे कि बास्तिल का किला होता है, बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला जाता है। मीन्स वहाँ पर एक बास्तिल किले की जेल है, मीन्स किले के बगल में, जिसको तोड़ दिया जाता है और वहाँ पर भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की आशंका थी, संभावना थी, और हथियार जो भी मिले उस पर कब्जा कर लिया जाता है। प्रिजनर्स को जो भी थे उनको रिलीज कर दिया जाता है, मीन्स उनको छोड़ दिया जाता है, कैदियों को रिहा कर लिया जाता है। और ये घटना आप देखते हैं कि कब होता है, 14 जुलाई 1789 को होता है। 14 जुलाई 1789 को होता है कि लगभग 7,000 के करीब पुरुष और महिलाएं मिल करके बास्तिल के किले को घेर लेते हैं और वहाँ पर जो एक जेल होता है उसको तोड़ा जाता है, उसमें से कैदियों को रिहा करा लिया जाता है। वहाँ पर जो भी हथियार वगैरह मिलते हैं उनको कब्जे में ले लिया जाता है, किनके द्वारा? लोगों के द्वारा। अब यहाँ एक चीज़ यह ध्यान में रखना है कि सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था। मतलब
निरंकुश शक्ति का प्रतीक बन चुका था, सम्राट के निरंकुश शक्ति का प्रतीक बन चुका था यह बास्तिल का किला। और लोगों को इससे काफ़ी नफरत था, क्योंकि जो भी गलत फरमान वगैरह आते थे यहीं से आते थे। आगे आप देखेंगे कि इस किले को ढहा दिया जाता है, और घृणा इतना था लोगों में कि इस किले को ढहाने के बाद जो भी इसका अवशेष होता है उसको बाजार में बेचा जाता है, और लोग खरीदते भी हैं इसको। एक स्मृति चिन्ह के रूप में इसको संजो करके रखना चाहते हैं। इस घटना के कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष भी देखने को मिलता है। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ी के रूप में बताया जिसकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने से हुई। मतलब आप देखेंगे कि अल्टीमेटली क्या होता है, यहाँ के जो राजा है, यहाँ का जो शासक है, उसको फांसी पर लटका दिया जाता है और सत्ता में परिवर्तन होता ही है, जैसा कि हम लोग शुरुआत में डिस्कस किए हैं। तो यहाँ एक बात ध्यान में जरूर रखना है कि इस समय फ्रांस का जो सम्राट है वो कौन है। तो इस समय जो फ्रांस का सम्राट होता है वो लुईस 16 होता है। लुईस 16 जो कि बर्बन फैमिली से बिलोंग करता है। किस फैमिली से बिलोंग करता है? बर्बन फैमिली से बिलोंग करता है। बर्मन फैमिली से बिलोंग करता है, और यह लगभग 20 वर्ष की उम्र में शासन व्यवस्था पे काबिज होता है। कौन? लुईस 16। और इसकी शादी होती है ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से, जिसका नाम मेरी एंतोइनेट था। तो जब यह राजा बनता है उस समय राजकोष खाली मिलता है इसको, मीन्स राजा के पास जो भी खजाना होता है वो खाली था। अब आगे क्या आप स्थिति देखेंगे? तो आप आगे स्थिति यही देखेंगे कि हमको फिर से याद करना है कि अभी घटना हम लोग क्या डिस्कस किए हैं। तो हम लोग डिस्कस किए हैं कि 14 जुलाई 1789 को लगभग 7,000 लोग क्या करते हैं? घेराव करते हैं बास्तिल के किले की, मीन्स राजा के खिलाफ विरोध करते हैं। जेल को तोड़ दिया जाता है, वहाँ से कैदियों को रिहा करा लिया जाता है, हथियारों पर कब्जा कर लिया जाता है। लेकिन यह जो घटना होता है, यह उग्र घटना जो होता है, इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे का कारण है राजा का निरंकुश व्यवस्था, मतलब फ्रांस का बिगड़ता हुआ आर्थिक स्थिति या और भी स्थिति। अब यह आर्थिक स्थिति क्यों खराब हो पाता है? तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जिसके कारण फ्रांस जो है बैंकरप्ट हो जाता है, मीन्स वहाँ की अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। तो अब क्या क्या कारण है? तो पहला कारण आप देखेंगे कि फ्रांस एक लंबी लड़ाई लड़ता है, सीरीज ऑफ वार्स लड़ता है। सीरीज ऑफ वार्स मीन्स लंबी लड़ाई लड़ता है। लड़ाई का एक क्रमबद्ध होता है सिलसिला, जो थमने का नाम ही नहीं लेता है। और सीरीज ऑफ वार्स में क्या होता है? लड़ाई तो बिना पैसे के होता नहीं है, तो एक काफ़ी खर्च होता है इसमें युद्ध करने में। दूसरा जो कारण आप देखते हैं कि जो किले के बारे में हम लोग चर्चा किए हैं, बास्तिल का किला, इस किले के मेंटेनेंस में, रख रखाव में काफ़ी खर्च होता है। किले के रख रखाव में, मेंटेनेंस, रख रखाव में काफ़ी खर्च होता है, ये दूसरा कारण था। अब इस रख रखाव पे जो वहाँ का राजा है काफ़ी खर्च करता है। तीसरा जो आप रीजन देखेंगे इसमें, वो तीसरा रीजन क्या है कि वह मदद करता है 13 अमेरिकन कॉलोनीज को आज़ाद होने में। 13 अमेरिकन कॉलोनीज को आज़ाद होने में, आज़ाद कराने में यह मदद करता है। मदद कर रहा है तो पैसा से भी किया होगा, हथियार से भी किया होगा, सब में पैसा का खर्च है। तो 13 अमेरिकन कॉलोनीज को यह इंडिपेंडेंट करने में मदद करता है। क्यों? क्योंकि फ्रांस का दुश्मन होता है ब्रिटेन, तो उसको कमज़ोर करना चाहता है। अब इसके अलावा आप क्या देखेंगे, इन सारे कामों में उसे कर्ज भी लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो बहुत कर्ज लिया होता है। आप इन सब पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। तो कर्ज लिया होता है तो ये कर्ज उसको रिटर्न भी करना है। तो कर्ज जो लौटाता है, तो कर्ज काफ़ी महंगे दर पर लौटाता है, लगभग कितना? 10% वार्षिक दर से, मीन्स पर एनम 10% पर एनम के दर से वह कर्ज को लौटाता है, लोन को रीपे करता है। लोन को रीपे करता है कौन करता है? तो ये लुईस 16 करता है, रीपे करता है लोन को 10% के रेट से। तो ये सारा खर्च जो है उसके खजाने को खाली करने के लिए काफ़ी था। इसके अलावा भी आप कुछ मिसलेनियस आइटम रख सकते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंस, जो और भी कुछ खर्चे होंगे जिसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जा सकता है, मीन्स किया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि कितने प्रकार से पैसे खर्च हो रहे हैं। वही इस चैप्टर में यहाँ पे बताया गया है कि अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में भी सहायता की थी। आप देखेंगे कि फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से अधिक का कर्ज था। लिब्रे क्या है? वहाँ के मुद्रा के बारे में है। और इस सब को लौटाने के लिए 10% ब्याज की मांग के दर से वह लौटा रहा था, क्योंकि लोग मांग रहे थे कि 10% ब्याज की दर से हमको चाहिए। तो ये सारे कारण थे वहाँ के खजाने के खाली होने के पीछे, या उसके बैंकरप्ट होने के पीछे, या उसके अर्थव्यवस्था के खराब होने के पीछे। आगे आप क्या देखते हैं? यहाँ के टैक्स व्यवस्था को हमको समझना होगा कि टैक्सेशन क्या है। यहाँ पर एक चार्ट बनाया गया है जिसमें सोसाइटी को डिवाइड किया गया है, तो हम इसको भी समझेंगे। उससे पहले हम लोग टैक्स की व्यवस्था को देखते हैं
कि टैक्स का व्यवस्था कैसा था। तो टैक्स का व्यवस्था था कि दो प्रकार के मुख्यतः टैक्स थे। टैक्स कितने प्रकार के थे? दो प्रकार के टैक्स थे। एक टाइल था, एक का नाम क्या था? टाइल था, और दूसरा टाइथ था। दूसरा क्या था? टाइथ। एक टाइल था और दूसरा टाइथ था। तो ये टाइल्स क्या था? ये डायरेक्ट टैक्स था। ये कैसा टैक्स था? डायरेक्ट टैक्स, सीधा कर था। और ये जो टाइथ था वो कैसा टैक्स था? तो ये प्रोड्यूस पर में से जो उत्पादन हो रहा है उस पर 1/10 लिया जाता था। उत्पादन का 1/10, 1/10 ऑफ प्रोड्यूस, जो उत्पादन है उसका 1/10 लिया जाता था। ओके, तो ये दो प्रकार का मुख्यतः टैक्स था। इसके अलावा भी बहुत सारा टैक्स रहा होगा, लेकिन ये मुख्य टैक्स था कि पहला टाइल और दूसरा टाइथ या टाइथे, जो भी आप बोलें। तो ये दो प्रकार का टैक्स था। तो ये टैक्स के कारण भी काफ़ी बोझ था, और टैक्स बड़ा ही असमान तरीके से लिया जाता था। अब कैसे लिया जाता था ये आपको अभी समझ पाएंगे कि सोसाइटी के संरचना को हम लोग समझेंगे कि फ्रांस का जो सोसाइटी था, मीन्स फ्रांस का जो सोसाइटी था वो किस प्रकार से था। तो यहाँ पर बता रहा है कि 18वीं सदी में समाज 3 स्टेट्स में बटा था, और केवल तीसरे स्टेट के लोग ही कर अदा करते थे। मतलब 3 स्टेट है लेकिन केवल तीसरा ही कर अदा करेगा। तो यहाँ पर स्टेट को समझाया गया है। आप देख सकते हैं कि प्रथम स्टेट में क्या होता है? जो फर्स्ट स्टेट है, यह पहला स्टेट है, इसमें केवल पादरी आते हैं। पादरी मतलब जो चर्च के होते हैं, पुजारी। दूसरा द्वितीय स्टेट है, इसमें कौन आता है? तो इसमें कुलीन वर्ग आता है, मीन्स इसको इंग्लिश में नोबिलिटीज कहते हैं, और ये चर्च वाले में क्लर्गी कह सकते हैं। और तीसरा क्या था? कॉमन पीपल। तीसरा में क्या आता है? कॉमन पीपल। अभी कॉमन पीपल में कौन कौन आता है? तो कॉमन पीपल में बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती, कर्मचारी, वकील आदि, किसान और कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, नौकर आदि, ये सारे आते हैं थर्ड स्टेट में। तो आप देख रहे हैं कि 3 स्टेट में सोसाइटी बटा हुआ है। पहला स्टेट क्या है? ये फर्स्ट स्टेट हो गया, क्लर्गी वाला। दूसरा स्टेट क्या है? कुलीन वर्ग, जिसको हम लोग नोबिलिटीज कहते हैं। और तीसरा हो गया थर्ड स्टेट, जिसमें कॉमन पीपल है। कॉमन पीपल मतलब साधारण पैसे वाले, मध्यम वर्गीय आप कह सकते हैं। पीजेंट्स हो गए, फार्मर हो गए, वर्कर्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए, ये थर्ड स्टेट। ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि टैक्स कौन दे रहा है। तो टैक्स केवल थर्ड स्टेट दे रहा है, बस यही स्टेट है जो टैक्स दे रहा है। बाकी ये जो स्टेट है, ये दो स्टेट टैक्स नहीं दे रहे हैं। दे आर प्रिविलेज्ड क्लास। इनको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रिविलेज क्लास बोलेंगे। और टोटल लैंड का 60% लैंड इन्हीं के द्वारा ओन किया जाता है। कितना लैंड ओन किया जाता है? 60% लैंड इनके द्वारा ओन किया जाता है। और इनकी आबादी कितनी है? तो इनका पॉपुलेशन जो है, आबादी 10% है बस। इनका आबादी कितना है? 10%। इनका आबादी कितना है? तो 10%। और सोच रहे हैं 10% आबादी है, दैट मीन्स 90% आबादी इसके पास है। और ज़मीन कितना होगा इसके पास? 40%। इसमें भी सबके बीच में, जो थर्ड स्टेट है उसमें सारे लोगों के बीच में, सारे प्रोफेशन के लोगों के बीच में समान रूप से ज़मीन विस्तृत नहीं है। तो अलग अलग अमाउंट में लैंड है इन लोगों के पास। तो आप देख रहे हैं कि 60% लैंड इन दोनों के पास है, 10% ही आबादी इन दोनों में है, लेकिन टैक्स ये दोनों नहीं दे रहे हैं। और टैक्स कौन भर रहा है? तो थर्ड स्टेट भर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि कितना अन्यायपूर्वक व्यवस्था है वहाँ पे। तो ये सोसाइटी का संरचना था जो आपको समझना है। तो आपको याद क्या रखना है? तो आपको याद ये रखना है कि सोसाइटी जो था फ्रांस में डिवाइडेड था, थ्री पार्ट में या 3 सेक्शन में डिवाइड था। पहला सेक्शन जो है उसको हम लोग चर्च बोलते हैं, जिसमें क्लर्गी आते हैं। दूसरा स्टेट जो है उसमें किंग्स और मिनिस्टर आते हैं या नोबिलिटीज आते हैं। और थर्ड स्टेट है जिसमें कॉमन पीपल आता है, जिसमें पीजेंट्स हो गया, फार्मर्स हो गया, वर्कर्स हो गया, बिजनेसमैन हो गया, ये सब आ गए। टैक्स कौन पे करता है? तो टैक्स केवल थर्ड स्टेट पे कर रहा है, ये दोनों स्टेट टैक्स पे नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि कितना दिक्कत है। आगे क्या हम देखेंगे, एक चीज़ और हम लोग इसी समय समझ लेते हैं कि टैक्स कलेक्शन कैसे हो रहा है या टैक्स का रेट डिसाइड कैसे होता है। तो टैक्स को इम्पोज करने के लिए, है ना, टू इम्पोज टैक्स। इम्पोजिशन जो है टैक्स का वो किस तरह से होता है? इम्पोजिशन ऑफ टैक्स। इम्पोजिशन ऑफ टैक्स मीन्स टैक्स कैसे लगाया जा रहा है, किसके हाथ में है यह शक्ति टैक्स लगाने का। तो राजा अकेले टैक्स नहीं लगा सकता है। राजा अपने आप को यहाँ पर बेदाग रख रहा है। राजा अकेले टैक्स लगा सकता है क्या? नहीं, नहीं लगा सकता है। तो राजा क्या कर सकता है? तो एक आप पढ़ेंगे आगे, हम लोग पढ़ेंगे कि स्टेट जनरल है। कौन है? एक संस्था बनाया है, एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है स्टेट जनरल। क्या नाम है? स्टेट जनरल। ये स्टेट जनरल, ये स्टेट जनरल ग्रुप ऑफ पीपल है जो निर्णय करता है कि कितना टैक्स लेना है, कब लगाना है, कितना लगाना है। ओके, तो ये स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई जाती है। क्या बुलाया जाता है? मीटिंग।
अब जब यह स्टेट जनरल का मीटिंग होता है, उसी में निर्णय लिया जाता है टैक्स से संबंधित कोई भी इशू हो, नया टैक्स लगाना है, टैक्स के रेट को बढ़ाना है, ये सारा डिसीजन कौन लेगा? स्टेट जनरल लेगा। इसी स्टेट जनरल का काम है टैक्स से रिलेटेड डिसीजन लेना। लेकिन ये स्टेट जनरल के मीटिंग को बुलाता कौन है? तो राजा बुलाता है, वहाँ का किंग बुलाता है। किंग का बस इतना ही काम है कि मीटिंग को कॉल करना, टू कॉल मीटिंग, टू कॉल मीटिंग। तो मीटिंग को बुलाने का काम, डिसीजन किसका होगा? राजा का होगा, जो लुईस 16 है। और डिसीजन कौन लेगा टैक्स बढ़ाने से संबंधित? स्टेट जनरल लेगा। तो ये तो आप समझ गए। तो ये है, यहाँ तक हम लोग टैक्स के बारे में समझे हैं। अब लिवरे के बारे में आप जानते हैं कि फ्रांस की मुद्रा थी, जिसे 1794 में ख़त्म कर दिया जाता है। आगे आप क्या देखेंगे स्टेट के बारे में, तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ आप देखिए, चर्च भी किसानों से कर का एक हिस्सा टाइथ के रूप में लेता है, जिसे धार्मिक कर कहते हैं। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। टाइल के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, जो प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स। तो ये सब चीज़ हम लोग जान चुके हैं। आगे हम लोग क्या देखते हैं कि आगे हम लोग देखेंगे जीने का संघर्ष। जीने का संघर्ष मीन्स आप क्या समझ सकते हैं यहाँ पर? सबसिस्टेंस क्राइसिस कह रहा है। यहाँ पर बात क्या चीज़ का कर रहा है? अगर इंग्लिश में हम इसको समझे तो सबसिस्टेंस क्राइसिस, सबसिस्टेंस क्राइसिस, जीने का संघर्ष। अब ऐसा क्या कारण हुआ है कि ये सबसिस्टेंस क्राइसिस हो गया, जीना भी एक संघर्ष ही हो गया है? तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जिनको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ क्या है कि 1715 में आप जब देखेंगे कि 1715 में यहाँ की आबादी कितनी होती है? 23 मिलियन के करीब है। 23 मिलियन के करीब है, मीन्स 2.3 करोड़ है। लेकिन यह आबादी बढ़ जाता है कब? जब आप 1789 में आते हैं, जिस दिन क्रांति का आगाज़ हुआ था। कितना बढ़ जाता है? तो 28 मिलियन हो जा रहा है, मीन्स 23 मिलियन से 28 मिलियन हो जा रहा है। इतना आबादी बढ़ जा रहा है। अब देख रहे हैं, आबादी बढ़ेगा तो हर एक चीज़ पर लोड बढ़ेगा, अनाज पे, हर चीज़ पे। तो जब पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है तो क्या हो रहा है? इसके साथ साथ और क्या हुआ है कि भोजन का जो उत्पादन है, मीन्स फूड प्रोडक्शन, वो डिक्रीज किया है। फूड प्रोडक्शन क्या हो जाता है? डिक्रीज कर जाता है। फूड प्रोडक्शन डिक्रीज कर जाएगा, फूड प्रोडक्शन डिक्रीज कर जाएगा। समझ रहे हैं? फूड प्रोडक्शन जब डिक्रीज कर जाएगा तो क्या होगा? फूड प्राइस बढ़ जाता है। क्या होगा? फूड प्राइस बढ़ जा रहा है। ये सारा सीरीज ऑफ इंसिडेंट है जो वहाँ हो रहा है। फूड प्राइस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ये एरो हम लगा दिए बढ़ने का। फूड प्राइस इंक्रीज हो जाता है। इसी समय आप क्या देखेंगे कि ड्राउट भी होता है। ड्राउट मतलब सुखाड़, सुखाड़ की स्थिति हो जाती है। क्या हो जाती है? सुखाड़, ड्राउट। ड्राउट भी यहाँ पर हो जाता है, आ जाता है। तो ये तो नेचुरल कैलामिटी है, लेकिन हो जाता है, और ये सिचुएशन को और भी इंटेंस कर देता है, भयावह कर देता है। तो आप क्या देखेंगे इस चैप्टर में? यही दिया है इस पेज पे कि आप देख रहे हैं कि जनसंख्या 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो 1789 में 2.8 करोड़ हो गया। अनाज की उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत में तेज़ी से वृद्धि हो जाता है। अधिकतर कामगार कारखाने में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। मीन्स गैप जो था रिच और पुअर के बीच बढ़ता गया। इसी क्रम में आप क्या देखते हैं कि एक नया वर्ग यहाँ पर उदय होता है, नए वर्ग का। किसका उदय होता है? नए वर्ग का, जिसको हम लोग मध्यम वर्ग कहते हैं, मिडिल क्लास। आप देख रहे हैं यहाँ उभरते मध्य वर्ग, है ना? तो ये मिडिल क्लास जो है, इसका ग्रोथ होता है। अब इस मिडिल क्लास में कौन कौन आते हैं? किस किस प्रोफेशन के लोग, कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे मिडिल क्लास में? तो आप देखेंगे कि मिडिल क्लास में पीजेंट्स हैं, मीन्स किसान, किसान तो शामिल हैं। उसके अलावा कौन है? वर्कर्स हैं, मीन्स कारीगर। इसके अलावा कौन शामिल है? बिजनेसमैन। इसके अलावा कौन शामिल है? लॉयर्स। इसके अलावा कौन शामिल है? डॉक्टर्स। तो ये सारे लोग इस मिडिल क्लास में आते हैं, और मिडिल क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फिलोसफर्स वगैरह भी इसमें आते हैं। अब हम लोग फिलोसफर्स के रोल को भी डिस्कस करेंगे। अब क्या है फिलोसफर का रोल, उसको हम लोग समझेंगे। तो इसमें आपको 3 फिलोसफर के बारे में पढ़ना है। कितने के बारे में? 3 के बारे में। एक तो आप देख रहे हैं यहाँ पर रूसो के बारे में कह रहा है। तो 3 क्या है? 3 फिलोसफर हैं। ये फिलोसफर काफ़ी अच्छे अच्छे विचार देते हैं। फिलोसफर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला किसके बारे में पढ़ेंगे? जॉन लॉकी के बारे में। जॉन लॉकी के बारे में, जॉन लॉकी के बारे में। दूसरा फिलोसफर क्या है? रूसो। दूसरा फिलोसफर कौन है? रूसो। और तीसरा किसके बारे में पढ़ेंगे? मॉन्टेस्क्यू। किसके बारे में? मॉन्टेस्क्यू। तो आप यहाँ पर देखें कि कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार
उसकी योग्यता होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जॉन जॉक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। मतलब यह अलग अलग विचार देते थे। अपने टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मोंतेस्क्यू के बारे में कह रहा है कि मोंतेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। तो आप देख सकते हैं कि ये जो फिलोसफर्स थे, 3 फिलोसफर के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, नाम याद रहना चाहिए इस चैप्टर में, और तीनों ने किस किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया या किन किन किताबों को उन्होंने लिखा, तो इसके बारे में हम लोगों को जानना है। आगे हम लोग क्या देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे वोटिंग ऑफ स्टेट जनरल के बारे में कि किस प्रकार से वोटिंग होता था स्टेट जनरल में, किसको कितना मत देने का अधिकार था। इन सारी चीज़ों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले एक लाइन ये देख लीजिए कि इसी समय लुई 16 द्वारा राज्य के खर्चे को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क गया। मतलब अब बढ़ते हुए खर्च को देख करके राजा कहीं ना कहीं से आमदनी को फिर बढ़ाने का प्रयास करेगा। अब राजा के पास या किसी भी शासक के पास आमदनी बढ़ाने का क्या तरीका है, टैक्स बढ़ा दीजिए। तो यहीं पे टैक्सेशन के बारे में हम लोग समझेंगे कि वहाँ पर टैक्स किस प्रकार से बढ़ाया जाता था। तो अभी तक हम लोग पढ़ें कि स्टेट जनरल के बारे में, कि स्टेट जनरल में क्या होता था कि स्टेट जनरल को ही टैक्स बढ़ाने का या नया टैक्स इंट्रोड्यूस करने का अधिकार होता था। लेकिन स्टेट जनरल की मीटिंग को कौन बुलाता था, तो राजा बुलाता था। अब यहाँ पर हम लोग वोटिंग देखेंगे। स्टेट जनरल में वोटिंग किस प्रकार से होता था, मीन्स किस प्रकार से सहमति बनता था कि टैक्स बढ़ाना है या टैक्स घटाना है, इन सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो वोटिंग क्या होता था, वोटिंग किस प्रकार से होता था स्टेट जनरल में, तो हम लोग देखेंगे, वोटिंग को समझेंगे स्टेट जनरल के। तो स्टेट जनरल में वोटिंग होता था, तो हम लोग देखे थे कि सोसाइटी 3 स्टेट में बटा हुआ है। कितने स्टेट में बटा हुआ है, 3 स्टेट में। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट, 3 स्टेट में बटा हुआ है। पहले स्टेट से कितने लोग जाते थे, 300 लोग। पहले स्टेट से कितने लोग जाते थे, 300 लोग। दूसरे स्टेट से कितने लोग जाते थे, 300 लोग। और थर्ड स्टेट से कितने लोग जाते थे, 600 लोग। थर्ड स्टेट में कौन थे, आपको पता होगा कि कॉमन पीपल, जिसमें बिजनेसमैन वगैरह ये सब आते थे। सेकंड स्टेट में कौन थे, आपको पता होगा, नोबिलिटी, किंग, मिनिस्टर वगैरह आते थे। और फर्स्ट स्टेट में क्या होते थे, चर्च या क्लर्गी, है ना, ये लोग आते थे। अब देखिएगा कि फर्स्ट स्टेट को कितने वोट हैं मिला हुआ, कि ये 300 में कितने, 1 वोट दे सकते हैं। ये कितना वोट दे सकता है, 1 वोट दे सकता है। और ये 600 लोग भी है, लेकिन वोट कितना देंगे, 1 देंगे। तो आप कुल मिला के देख रहे हैं कि ये दोनों का वोट टोटल कितना हो जा रहा है, 2। इन दोनों का वोट अगर हम मिला दें, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट का, तो 2 हो जा रहा है। और ये कॉमन पीपल जिसको टैक्स देना है, इसका वोट केवल 1 ही है। क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट स्टेट वोट नहीं, ये टैक्स नहीं देता था। सेकंड स्टेट भी टैक्स नहीं देता था, लेकिन थर्ड स्टेट टैक्स देता था। तो जो टैक्स नहीं देने वाले हैं वो भी टैक्स निर्धारित कर रहे हैं, और उनका वोटिंग राइट ज़्यादा है, क्योंकि इनके पास टोटल 2 वोट हो जा रहा है। लेकिन जो टैक्स देने वाला वर्ग है, जिसका 600 सदस्य वहाँ है, लेकिन वोट कितना कर सकता है, 1, तो इसके पास अधिकार ही नहीं है। तो ये टैक्स में क्या चेंज ला सकता है, नहीं ला सकता है, क्योंकि हर एक स्टेट को एक ही वोट देने का अधिकार था। ईच स्टेट हैड 1 वोटिंग राइट। तो आप देखेंगे कि यह मीटिंग जो अभी होने वाला है, जो राजा लुई 16 बुला रहा है, क्योंकि खर्च बढ़ चुका है, इसका वहन वो नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो आमदनी बढ़ाना चाहता है, इसलिए मीटिंग कॉल करता है। कब मीटिंग बुलाता है, 5 मई 1789 को। कब बुला रहा है, 5 मई 1789 को बुलाता है मीटिंग। लास्ट टाइम मीटिंग कब मिलता है, होता है, तो 1614 में हुआ था लास्ट बार। तो आप समझ रहे हैं, लास्ट बार जो मीटिंग हुआ था वो 1614 में हुआ था। उसके बाद से बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और 5 मई 1789 को वो मीटिंग कॉल कर रहा है। कौन कर रहा है, लुई 16 कर रहा है, क्योंकि स्टेट जनरल की मीटिंग को बुलाने का अधिकार केवल लुई 16 के पास है, जो कि वहाँ का राजा होता है। अब आप देख रहे हैं कि हर एक स्टेट को कितने वोट देने का राइट है, 1 वोट देने का राइट है। इसको भी 1 वोट देना है, इसको भी 1 वोट देना है, इसको भी 1 वोट देना है। लेकिन फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वोट ये टैक्स पे नहीं कर रहा है, लेकिन टैक्स डिसीजन में इसका स्थान ज़्यादा है, क्योंकि इसके पास टोटल 2 वोट्स हैं और थर्ड स्टेट के पास केवल 1 वोट है। इसलिए लोग इससे नाखुश होते हैं। अब नाखुश होते हैं तो क्या करते हैं, लोग बॉयकॉट करते हैं, बहिष्कार करते हैं इस मीटिंग का। बॉयकॉटेड स्टेट जनरल्स मीटिंग। बॉयकॉटेड मीटिंग, किसके मीटिंग को, स्टेट जनरल के मीटिंग को।
मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल। स्टेट जनरल की मीटिंग को बॉयकॉट करते हैं लोग। अब जब लोग इसकी मीटिंग को बॉयकॉट करते हैं तो क्या होता है, ये सारे लोग यहाँ से भीड़ जो है, उग्र भीड़ उठता है 600 लोगों का और असेंबल होता है, एक जगह इकट्ठा होता है। कहाँ इकट्ठा होता है? तो इकट्ठा हो जाता है टेनिस कोर्ट के पास। टेनिस कोर्ट में इकट्ठा होता है। कहाँ? टेनिस कोर्ट में। टेनिस कोर्ट होता है बगल में, वहाँ पे इकट्ठा होते हैं ये सारे लोग, एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। कब हो जाते हैं? तो 20 जून 1789 को। कब हो जाते हैं? 20 जून 1789 को सारे लोग इकट्ठा होते हैं टेनिस कोर्ट में और प्रण लेते हैं, यह घोषणा करते हैं कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम न कर लें वे लोग, तब तक अलग नहीं होंगे, तब तक रुकेंगे नहीं। तो वो अपने आप को, ये सारे लोग जो इकट्ठा हुए हैं, ये अपने आप को घोषित करते हैं नेशनल असेंबली। क्या घोषित कर देते हैं अपने आप को? नेशनल असेंबली। क्या घोषित करते हैं अपने आप को? नेशनल असेंबली। कौन कर लेते हैं? ये जो 600 लोग थर्ड स्टेट के इकट्ठा होते हैं टेनिस कोर्ट में, वो अपने आप को घोषित कर देते हैं नेशनल असेंबली। तो ये देख रहे हैं अभी तक का ये घटना हुआ है। आगे के घटना को जानने के लिए, इस चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए आप प्लीज़ कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।